Good morning and welcome you all. In today's class, we are going to continue with goods and services tax. आज अपने क्लास में जीएसटी का दो छोटे छोटे यूनिट को डिस्कस करेंगे। यूनिट 9 इनवॉइस, यूनिट 10 पेमेंट। यूनिट 9 इनवॉइस पहले शुरू कर रहे हैं। यूनिट 9 इनवॉइस। नाउ व्हाट इज इनवॉइस? इनवॉइस मींस टैक्स इनवॉइस। इनवॉइस जीएसटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, बिकॉज टैक्स इनवॉइस के बेसिस में सप्लायर रेसिपिएंट से जीएसटी कलेक्ट करता है, कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करता है, और रेसिपिएंट को टैक्स इनवॉइस के बेसिस में इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, आईटीसी मिलता है। ये अपने लास्ट क्लास में एक पॉइंट में डिस्कस भी किए थे, कंडीशंस टू क्लेम आईटीसी। उसमें एक कंडीशन ये भी था कि देयर मस्ट बी अ टैक्स इनवॉइस। तो टैक्स इनवॉइस के बेसिस में रेसिपिएंट को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, और टैक्स इनवॉइस में ही सप्लायर जीएसटी लगाकर अपने सप्लाई पर रेसिपिएंट से टैक्स लेकर गवर्नमेंट को पे करता है। तो जीएसटी के पूरे चैप्टर में डिस्कशन में टैक्स इनवॉइस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस यूनिट में अपने को डिस्कस क्या करना है? मेनली अपने को यही डिस्कस करना है, व्हाट इज द टाइम लिमिट, व्हाट इज द टाइम फॉर इश्यू ऑफ टैक्स इनवॉइस। यानी सप्लायर को टैक्स इनवॉइस कब तक इशू कर देना है। सप्लायर को टैक्स इनवॉइस कब तक इशू कर देना है? फॉर सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स, फॉर सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज। यानी सप्लायर को टैक्स इनवॉइस कब तक इशू कर देना है, ये टाइम अपने डिस्कस करेंगे। कब तक? टाइम, टाइम फॉर इशुएंस ऑफ टैक्स इनवॉइस। क्लियर? ठीक है, लिखो थोड़ा। टैक्स इनवॉइस इज द की डॉक्यूमेंट in GST regime. Supplier needs to pay GST as per tax invoice, and the recipient can claim input tax credit on the basis of tax invoice. Time for issuance या time for issue of tax invoice
time for issue of tax invoice in case of supply of taxable goods. ठीक है, राइट। तो सबसे पहले अपने को क्या डिस्कस करना है? टाइम फॉर इश्यू ऑफ टैक्स इनवॉइस इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स। देखो ये यूनिट छोटा सा है, बट ये यूनिट बहुत काम आएगा when we discuss the next units, especially time of supply। टाइम ऑफ सप्लाई जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, उस यूनिट में ये टाइम फॉर इश्यू ऑफ टैक्स इनवॉइस का नॉलेज काफी यूज होगा। टाइम फॉर इश्यू ऑफ टैक्स इनवॉइस का नॉलेज काफी यूज होगा when we do the unit of टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है। नाउ गुड्स के केस में, सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स के केस में, व्हाट इज द टाइम फॉर इश्यू ऑफ टैक्स इनवॉइस? टाइम फॉर इश्यू ऑफ टैक्स इनवॉइस मतलब टैक्स इनवॉइस कब तक इशू कर देना है। टैक्स इनवॉइस कब तक इशू कर देना है, राइट। देखो, इफ द सप्लाई, लिखना नहीं है अभी, मैं लिखने के लिए आपको बोलूंगा। ठीक है, ये हेडिंग चाहे तो लिख लो, बट अभी सुनो। इफ द सप्लाई involves movement of goods, if the supply involves movement of goods, if the supply involves movement of goods, then tax invoice कब तक issue कर देना है? Before or at the time of removal। रिमूवल के वक्त या रिमूवल से पहले टैक्स इनवॉइस इशू कर देना है। ठीक है। So where the supply involves movement of goods, then tax invoice कब तक इशू कर देना है? रिमूवल के टाइम या रिमूवल से पहले, बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल। रिमूवल के टाइम या रिमूवल से पहले टैक्स इनवॉइस इशू कर देना है। नॉर्मल केस में क्या है? नॉर्मल केस में व्हाट इज द टाइम फॉर इश्यू ऑफ टैक्स इनवॉइस? डिलीवरी के टाइम या डिलीवरी से पहले? डिलीवरी के टाइम या डिलीवरी से पहले? समझ में आया? तो सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स के केस में, सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स के केस में व्हाट इज द टाइम फॉर इश्यू ऑफ टैक्स इनवॉइस? यानी सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स के केस में टैक्स इनवॉइस कब तक इशू कर देना है? इफ द सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, जहां पर गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, देन रिमूवल के टाइम, यानी मूवमेंट के टाइम या मूवमेंट से पहले, रिमूवल के टाइम या रिमूवल से पहले टैक्स इनवॉइस इशू कर देना है। अदरवाइज नॉर्मल केस में डिलीवरी के टाइम या डिलीवरी से पहले। बस इतना ही है। अभी इसका एप्लीकेशन अपने करेंगे व्हेन वी डिस्कस द यूनिट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई में ये सारे डेट्स काम में आएंगे। टाइम ऑफ सप्लाई में से काफी सारे एग्जांपल्स अपने डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो उनमें ये डेट, टाइम फॉर इश्यू ऑफ टैक्स इनवॉइस
काफी यूज होगा, तो वो नॉलेज अपने को उस टाइम। जैसे मशीन के केस में इट इन्वॉल्व्स मूवमेंट, मशीन के केस में इट इन्वॉल्व्स मूवमेंट, तो रिमूवल के टाइम या रिमूवल से पहले टैक्स इनवॉइस इशू कर देना है। जैसे मशीन सप्लाई कर रहे हैं, मशीन सप्लाई कर रहे हैं, मशीन इन्वॉल्व्स मूवमेंट, तो रिमूवल के टाइम या रिमूवल से पहले टैक्स इनवॉइस इशू कर देना है। बाकी नॉर्मल केस में डिलीवरी के टाइम या डिलीवरी से पहले, यानी कस्टमर को गुड्स देते टाइम, कस्टमर को गुड्स देते टाइम या उससे पहले टैक्स इनवॉइस इशू कर देना है। जैसे अपने रिटेल आउटलेट से कपड़ा खरीदते हैं, कपड़ा खरीदते हैं ना, तो ये नॉर्मल केस हो गया, ये नॉर्मल केस हो गया। तो नॉर्मल केस में जैसे ही सप्लायर ने कस्टमर को डिलीवरी किया या कस्टमर को जैसे गुड्स दिया, ऐसे समझो जैसे कस्टमर को गुड्स दिया वैसे ही टैक्स इनवॉइस इशू कर देना है। समझ में आया ना? जैसे अपने पैंटालून से जाकर कपड़े खरीदते हैं, तो आपको टैक्स इनवॉइस कब मिलता है? जैसे आपको कपड़ा दे दिया जाता है या कपड़ा देने से पहले आपको टैक्स इनवॉइस मिल जाता है, पेमेंट करते हो तब आपको गुड्स दिया जाता है। तो ये नॉर्मल केस हो गया। तो नॉर्मल केस में जैसे जब कपड़ा खरीदते हैं तो टैक्स इनवॉइस कब इशू करना है? जब गुड्स कस्टमर को दे रहे हो, यानी डिलीवरी के टाइम या उससे पहले टैक्स इनवॉइस इशू कर देना है। और जहां पर गुड्स का मूवमेंट हो रहा हो, जैसे मशीन के केस में, सप्लाई ऑफ मशीन के केस में, देन मशीन जैसे ही सप्लायर का गुनाउन छोड़ा, रिमूवल के टाइम या रिमूवल से पहले टैक्स इनवॉइस इशू कर देना है। आई बात समझ में? क्लियर है अब सबको? कोई भी डाउट? क्लियर है? हम्म, चलो। अब एक टेबल बनाएंगे। लिखो। दो कॉलम्स का टेबल बनेगा। दो कॉलम का टेबल बनाना है। सो वेदर सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, एग्जाम्पल के साथ लिखो। एग्जाम्पल, सप्लाई ऑफ मशीन
तो टैक्स इनवॉइस कब तक इशू करना है? रिमूवल के टाइम या रिमूवल से पहले? नॉर्मल केस, एग्जाम्पल, परचेज ऑफ गारमेंट्स फ्रॉम पैंटालून्स। तो टैक्स इनवॉइस कब तक इशू करना है? नॉर्मल केस में डिलीवरी के टाइम, यानी जैसे कस्टमर्स को गुड्स दे दिया उस टाइम या उससे पहले टैक्स इनवॉइस इशू करना है। इस पूरे डिस्कशन का एक लाइन में जस्ट लिखवा रहा हूं। लिखाने से पहले सुनो। यानी सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स के केस में टैक्स इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस कब कब इशू करना है? रिमूवल के टाइम, या रिमूवल से पहले? रिमूवल के टाइम यानी जैसे गुड्स ट्रांसपोर्टर को दे दिया। लिख लो ऑयल ड्रम्स। जैसे मेरे पापा का कोकोनट ऑयल का बिजनेस है, तो जैसे मेरे पापा ऑयल ड्रम्स ट्रांसपोर्टर को दे देते हैं गुड्स पहुंचाने के लिए, उसी टाइम उन्हें टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ता है या उससे पहले। ठीक है, क्लियर? तो जैसे ट्रांसपोर्टर को गुड्स दे दिया या रेसिपिएंट को गुड्स दे दिया, टैक्स इनवॉइस इशू कर देना है। तो आप मूवमेंट से पहले या मूवमेंट के टाइम इनवॉइस इशू कर देना। जैसे पापा के केस में क्या है, उनका कोकोनट ऑयल का बिजनेस है, तो कोकोनट ऑयल बैरल्स में सप्लाई करते हैं। तो जैसे ही बैरल्स ट्रांसपोर्टर को दे दिया ना, जैसे ही बैरल्स ट्रांसपोर्टर को दे दिया, उसी वक्त उन्हें टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ता है या उससे पहले टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। और जिनका बिजनेस है, आप लॉजिकली सोचो कि टैक्स इनवॉइस अगर इशू नहीं करेंगे तो ई वे बिल जनरेट कैसे होगा? गुड्स का मूवमेंट हो ही नहीं पाएगा। ई वे बिल जनरेट कैसे होगा? जब तक टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करते ई वे बिल जनरेट ही नहीं होगा। तो जहां पर गुड्स का मूवमेंट हो रहा है ना, तो उससे पहले ही अपने को टैक्स इनवॉइस इशू करते हैं अपने। नहीं तो ई वे बिल जनरेट नहीं कर पाएंगे तो
ट्रांसपोर्टर गुड्स को सप्लाई नहीं कर पा, ले जा नहीं पाएगा। ठीक है, ले जा नहीं पाएगा ट्रांसपोर्टर। तो ई वे बिल जनरेट करने से पहले टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ता है, बिकॉज ई वे बिल में टैक्स इनवॉइस का सारा डिटेल्स, इनवॉइस नंबर वगैरह सब कुछ मांगता है। असेसेबल वैल्यू, जीएसटी वगैरह सब कुछ मांगता है। तो जहां पर गुड्स का मूवमेंट है, यानी गुड्स आपको ट्रांसपोर्टर के थ्रू भिजवाना है, ट्रांसपोर्टर के थ्रू भिजवाना है, तो गुड्स को ट्रांसपोर्टर को देते टाइम या देने से पहले ही टैक्स इनवॉइस इशू कर देना है। नहीं तो ई वे बिल जनरेट ही नहीं हो पाएगा, तो ट्रांसपोर्टर गुड्स को ले ही नहीं जा पाएगा, नहीं ले जा पाएगा। क्लियर हो गया? और नॉर्मल केस तो आए दिन अपने देखते ही हैं। नॉर्मल केस तो अपने आए दिन, आप फोरम से कुछ भी खरीदते हो तो सेम टाइम में आपको टैक्स इनवॉइस मिलता है। तो वही चीज लिखा हुआ है नॉर्मल केस में, मेकिंग द गुड्स अवेलेबल टू द रेसिपिएंट, यानी जैसे गुड्स रेसिपिएंट को दिया वैसे ही टैक्स इनवॉइस इशू कर देना है, उससे पहले या उससे उसी टाइम टैक्स इनवॉइस इशू कर देना है। तो पूरे डिस्कशन का जिस्ट क्या है कि गुड्स के केस में टैक्स इनवॉइस कब तक इशू करना है, सॉरी कब इशू करना है, ट्रांसपोर्टर को गुड्स देते टाइम या रेसिपिएंट को गुड्स देते टाइम टैक्स इनवॉइस इशू करना है। क्लियर? इधर में लिखो, यहां पर लिखो जैसे ही ट्रांसपोर्टर को गुड्स जैसे ट्रांसपोर्टर को गुड्स दिया वैसे ही टैक्स इनवॉइस इशू करना है, नहीं तो ई वे बिल जनरेट नहीं हो पाएगा। लिखो इसको, जैसे ट्रांसपोर्टर को गुड्स। हाँ, समझ में आया? अब बोलो, किसी को कोई भी डाउट है? इजी है ना? नॉर्मल वाला केस तो अपने को सबको पता है, अपने आए दिन जैसे हल्दीराम से भी कुछ खरीदा तो आपको टैक्स इनवॉइस इशू हुआ गुड्स लेते टाइम, तो नॉर्मल केस है। मूवमेंट वाला आपको समझा दिया कि जैसे ही गुड्स ट्रांसपोर्टर को दिया वैसे ही टैक्स इनवॉइस इशू करना है, या उससे पहले टैक्स इनवॉइस इशू करना है। मूवमेंट के टाइम या मूवमेंट से पहले? चलो नेक्स्ट। तो आपने जब पेमेंट किया, पेमेंट पहले कर दिया, तो उसी टाइम आपको टैक्स इनवॉइस मिल गया होगा ना, है ना परितोष? पेमेंट कैसे किया आपने? वो बोला आपने हाँ सर, पेमेंट कर दिए। एडवांस में। हाँ, तो आपको टैक्स इनवॉइस मिला होगा ना? हाँ तभी मिल गया, तब तो बस मैंने मिल गया टैक्स मतलब इनवॉइस। मूवमेंट का वेट नहीं हुआ। हाँ, तो टैक्स इनवॉइस मिल गया ना, मूवमेंट से पहले मिल गया ना। हाँ तो हाँ वही हाँ। मूवमेंट के टाइम या मूवमेंट से पहले? ओके। नहीं तो पेमेंट कैसे किया आपने? वही चीज है ना। लिखो, गुड्स के केस में
जैसे ही गुड्स को ट्रांसपोर्टर को देंगे, या फिर रेसिपिएंट को दिया, देन टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, देन नेक्स्ट अपने क्या डिस्कस करें? टाइम फॉर इश्यू ऑफ टैक्स इनवॉइस इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विस। टैक्सेबल सर्विस, ओके, ठीक है। टैक्सेबल सर्विस के केस में इनवॉइस कब तक इशू करना है? विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। विद इन 30 डेज, आपको केवल इतना ही याद रखना है, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। विद इन 30 डेज टैक्स इनवॉइस इशू करना है। बैंकिंग, इंश्योरेंस, एनबीएफसी के केस में टैक्स इनवॉइस विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इशू करना है। तो सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में टैक्स इनवॉइस कब तक इशू करना है? विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई। बट इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड एनबीएफसी के केस में विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, ठीक है। हम्म तो ये सारा डिस्कशन जो अपने कर रहे हैं ना, इसका एक तरीके से एप्लीकेशन हम लोग यूनिट 11 टाइम ऑफ सप्लाई के केस में सीखेंगे। ठीक है, लिखो। 2, टाइम फॉर इश्यू ऑफ टैक्स इनवॉइस इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज।
तो सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज के केस में टैक्स इनवॉइस कब तक इशू करना है? विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई। इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड एनबीएफसी के केस में विद इन 45 days फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। डन। तो ये जो टैक्स इनवॉइस इशू हो रहा है, ये केवल टैक्सेबल सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज के केस में हो रहा है, जहां पर सप्लायर रेसिपिएंट से जीएसटी चार्ज कर रहे हैं। ठीक है। बट कॉम्पोजिट स्कीम के केस में क्या होता है? स्मॉल डीलर कैन नॉट कलेक्ट जीएसटी फ्रॉम द रेसिपिएंट। कॉम्पोजिट स्कीम के केस में क्या होता है? स्मॉल डीलर्स कैन नॉट कलेक्ट जीएसटी फ्रॉम द रेसिपिएंट। एग्जेम्प्टेड गुड्स के केस में भी सप्लायर कैन नॉट कलेक्ट जीएसटी फ्रॉम द रेसिपिएंट। तो इन सिचुएशंस में जहां पर बिल में जीएसटी चार्ज नहीं करना है, जहां पर बिल में जीएसटी चार्ज नहीं करना है, तो वहां पर टैक्स इनवॉइस इशू नहीं होगा। तो क्या इशू करेंगे? बिल ऑफ सप्लाई। तो जहां पर जीएसटी चार्ज नहीं करना है, वहां टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते। तो क्या इशू करेंगे? बिल ऑफ सप्लाई। मतलब बिल को क्या बोलते हैं? बिल ऑफ सप्लाई बोलते हैं। तो कॉम्पोजिट स्कीम वाले स्मॉल डीलर अपने रेसिपिएंट को बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे। जो एग्जेम्प्टेड गुड्स को सप्लाई कर रहे हैं, वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा। ठीक है। यानी बिल ऑफ सप्लाई टैक्स इनवॉइस का ऑपोजिट हुआ। टैक्स इनवॉइस में जीएसटी लगाते हैं, बिल ऑफ सप्लाई पे जीएसटी नहीं लगाते हैं। तो जब जीएसटी लगाना है तो टैक्स इनवॉइस इशू करते हैं, जब जीएसटी नहीं लगाना है तो बिल ऑफ सप्लाई इशू करते हैं। ठीक है। देखो, पॉइंट 3, टैक्स इनवॉइस वर्सेस बिल ऑफ सप्लाई। ये जस्ट नॉलेज पर्पस के लिए है। सिलेबस का देखो हर एक पॉइंट कवर हो रहा है, तो ये पॉइंट भी सिलेबस में है, बोलकर क्लास में डिस्कस हुआ है। हालांकि जब अपने यूनिट 11 टाइम ऑफ सप्लाई करेंगे, तो बिल ऑफ सप्लाई का कोई डिस्कशन एप्लीकेशन उसमें नहीं होगा, केवल टैक्स इनवॉइस। ठीक है। लिखो, टैक्स इनवॉइस, a registered supplier issues tax invoice to the recipient when GST
is to be charged on the supply of goods or services. Bill of supply. If a registered supplier does not charge GST from the recipient, then such dealers have to issue a bill of supply. एक मार्क के लिए हो सकता है पूछ ले, अभी तक पूछा तो नहीं है। 1 मार्क के लिए हो सकता है पूछ ले, व्हाट इज बिल ऑफ सप्लाई एंड इन व्हाट सिचुएशन इज इट इशूड। तो एग्जाम्पल ये लिख कर आप एग्जाम्पल क्या दोगे? कॉम्पोजिट स्कीम के केस में, एग्जेम्प्टेड गुड्स के केस में बिल ऑफ सप्लाई इशू किया जाता है। एक टेबल बनाओ 2 कॉलम का। फर्स्ट कॉलम में टाइप ऑफ सप्लाई बाय रजिस्टर्ड पर्सन। नेक्स्ट कॉलम टाइप ऑफ इनवॉइस issued by a registered person। बोलो, टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज के केस में टैक्स इनवॉइस, सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स के केस में सप्लाई अंडर कॉम्पोजिट स्कीम, बिल ऑफ सप्लाई। सर। आऊंगा। हम्म।
सबका कॉपी हो गया? सर खाली मेरा बाकी है, थोड़ा सा हम लिख लें। हम्म। चलो, नेक्स्ट। इनवॉइस का यूनिट खत्म हो गया है। इसमें इतना ही डिस्कशन अपने को करना था, एज पर सी यू सिलेबस। जो जो भी डिस्कस अपने किए हैं ना इनवॉइस के यूनिट में, उनका एप्लीकेशन यूनिट 11 टाइम ऑफ सप्लाई के केस में अपने करेंगे। ठीक है। अब आगे बढ़ रहे यूनिट 10 के तरफ, दैट इज पेमेंट ऑफ जीएसटी। जीएसटी का पेमेंट फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के केस में किसको करना है? सप्लायर को। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के केस में किसको करना है? रेसिपिएंट को। पेमेंट ऑफ जीएसटी यानी गवर्नमेंट को जाकर जीएसटी कौन देगा? तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के केस में सप्लायर बायर से जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे कर देता है, और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के केस में रेसिपिएंट यानी बायर खुद जीएसटी गवर्नमेंट को पे करता है। ठीक है, राइट। अब इस यूनिट में अपने क्या डिस्कस करेंगे? सबसे पहले अपने ये डिस्कस करेंगे व्हाट इज द मोड ऑफ पेमेंट ऑफ जीएसटी। यानी गवर्नमेंट को जो जीएसटी अपने पे करेंगे, सप्लायर पे करेगा, तो वो किस मोड में पेमेंट कर सकता है? किस मोड में पेमेंट कर सकता है? नेक्स्ट अपने ये डिस्कस करेंगे जीएसटी का पेमेंट कब तक कर देना है। जीएसटी का पेमेंट कब तक कर देना है? व्हाट इज द ड्यू डेट फॉर द पेमेंट ऑफ जीएसटी? इसके बाद अपने ये डिस्कस करेंगे कि अगर जीएसटी का पेमेंट ड्यू डेट तक नहीं किए तो क्या होगा? पेनल्टी लगेगा और इंटरेस्ट चार्ज होगा। जीएसटी का पेमेंट अगर ड्यू डेट तक नहीं किए तो पेनल्टी लगेगा और इंटरेस्ट चार्ज करेगा। ठीक है। सबसे पहले अपने क्या डिस्कस कर रहे हैं? मोड ऑफ पेमेंट। यानी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के केस में सप्लायर गवर्नमेंट को जो जीएसटी पे करेगा बायर से कलेक्ट करके, वो गवर्नमेंट को किस मोड में पे करेगा? व्हाट इज द मोड ऑफ पेमेंट? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के केस में रिसिपिएंट shall directly pay to the government. So what is the mode of payment? Mode of payment is banking channels, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग चैनल्स। बस इतना दिमाग में रखना, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग चैनल्स। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग चैनल्स यानी इंटरनेट बैंकिंग, एनईएफटी, आरटीजीएस, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स। ठीक है। सर ओवर द काउंटर भी जीएसटी का पेमेंट हो सकता है? यस, हो सकता है। ओवर द काउंटर केवल 10,000 तक जीएसटी का पेमेंट किया जा सकता है। ओवर द काउंटर, ओवर द काउंटर यानी कैश में जीएसटी का पेमेंट केवल 10,000 तक किया जा सकता है।
ठीक है, लिखो। मोड ऑफ पेमेंट, लिखो। जीएसटी इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी, एक्सेट्रा अंडर जीएसटी रिजीम must be paid through internet banking, credit cards or debit cards, NEFT, RTGS। Over the counter payment can be made only up to rupees 10,000। हो गया कॉपी। ड्यू डेट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, एनईएफटी का नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेक्स्ट अपने क्या डिस्कस करेंगे? ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ जीएसटी, यानी जीएसटी का पेमेंट सरकार को कब तक कर देना है? कब तक करना है? मंथली बेसिस में करना है, बाय 20th, 20 ऑफ नेक्स्ट मंथ। जीएसटी का पेमेंट मंथली बेसिस में करना है बाय 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ, यानी जुलाई 2024 में जो जीएसटी कलेक्ट किए रिसिपिएंट से, उसका पेमेंट सरकार को कब तक कर देना है? बाय 20th अगस्त। समझ में आया ना? क्लियर? एंड अगस्त 2024 का जीएसटी कब तक पे करना है? बाय 20th September। सो 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ जीएसटी का पेमेंट मंथली बेसिस में करना है बाय 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ। जिन लोग कॉम्पोजिट स्कीम वाले हैं, उनको अपने पॉकेट में से 1% का जीएसटी पे करना है। तो कॉम्पोजिट स्कीम वाले स्मॉल डीलर्स को जीएसटी क्वार्टरली बेसिस में पेमेंट करना है।
क्वार्टरली बेसिस में पेमेंट करना है। डेट क्या है? बाय 18th 18th of the next month from the end of the quarter, by 18th of the next month from the end of the quarter। जैसे फर्स्ट क्वार्टर, अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून इज द फर्स्ट क्वार्टर। ये क्वार्टर का जीएसटी कब तक पे करना है? बाय 18th जुलाई। 18th of the next month from the end of the quarter। क्वार्टर इज अप्रैल मई जून, क्वार्टर एंड कब हो रहा है? 30th जून। नेक्स्ट मंथ जुलाई है, तो जुलाई के 18 तारीख तक जीएसटी का पेमेंट कर देना है। तो कॉम्पोजिट स्कीम वाले स्मॉल डीलर्स के लिए जीएसटी क्वार्टरली बेसिस में पे करना है। कब तक? बाय 18th ऑफ नेक्स्ट मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर। एंड नॉर्मल सिचुएशन में, बाकी सब केस में मंथली बेसिस में पेमेंट करना है बाय 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ। ठीक है, लिखो। टेबल बनाओ। हम्म। नॉर्मल केस में मंथली बेसिस में जीएसटी का पेमेंट करना है। कब तक? 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ। कॉम्पोजिट स्कीम में स्मॉल डीलर्स को अपने पॉकेट में से जीएसटी निकाल कर पे करना है। कब कब? क्वार्टरली बेसिस में। क्वार्टरली बेसिस में कब तक? 18th ऑफ नेक्स्ट मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ क्वार्टर। एग्जाम्पल लिख लो। कॉम्पोजिट स्कीम का एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल, फॉर द क्वार्टर अप्रैल टू जून, द ड्यू डेट इज 18 जुलाई। नेक्स्ट, अगर जीएसटी ड्यू डेट तक पे नहीं किए
तो क्या होगा? पेनल्टी और इंटरेस्ट लगेगा। पेनल्टी कब लगेगा? जब 3 महीना से ऊपर हो गया है जीएसटी का पेमेंट किए हुए, यानी जीएसटी इज आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 3 मंथ्स। 3 महीना से ऊपर हो गया है जीएसटी का पेमेंट किए हुए, जीएसटी इज आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 3 मंथ्स, तो पेनल्टी लगेगा। पेनल्टी का अमाउंट क्या है? जितना जीएसटी आउटस्टैंडिंग है उसका 10%, जितना जीएसटी आउटस्टैंडिंग है उसका 10%, और 10,000, विच एवर इज हायर। हायर ही होगा ना, विच एवर इज हायर। तो पेनल्टी कब लगेगा? जब 3 महीना से ऊपर हो गया है जीएसटी को पे किए हुए, यानी जीएसटी इज आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 3 मंथ्स। पेनल्टी क्या, कितना लगेगा? पेनल्टी का अमाउंट कितना लगेगा? पेनल्टी जितना जीएसटी आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग जीएसटी का 10%, और ₹10,000 विच एवर इज हायर। आपको एग्जाम में पेनल्टी कैलकुलेट करने के लिए नहीं देगा, बट ये प्रोविजन इज रिक्वायर्ड टू नो। ठीक है, लिखो। पेनल्टी फॉर लेट पेमेंट ऑफ जीएसटी। Penalty is levied when GST is outstanding for more than 3 months. Amount of penalty shall be 10% of outstanding GST or 10,000 rupees, 10,000, whichever is higher. Then interest on late payment of GST, यानी जब जीएसटी ड्यू डेट के बाद देते हैं तो इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है इमीडिएटली फ्रॉम द नेक्स्ट डे इटसेल्फ। ड्यू डेट अगर ड्यू डेट अगर 18 जुलाई है, 18 जुलाई को जीएसटी पे नहीं किया
तो इंटरेस्ट 19th जुलाई से लगना शुरू हो जाता है। ड्यू डेट के इमीडिएटली नेक्स्ट डे से इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है। अगर ड्यू डेट 18 जुलाई है, जीएसटी पे नहीं किया ड्यू डेट तक, तो 19 जुलाई से इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा टिल द टाइम द जीएसटी इज पेड। इंटरेस्ट का रेट क्या है? 18% पर एनम। जस्ट इमेजिन, 18% per annum. Interest is charged at the rate of 18% per annum from the date immediately next immediately succeeding the due date till the date of payment. For example, if the due date is 20th September, then if GST is not paid within if the due date is 20th September, then if GST is not paid within 20th September, then interest shall be charged from 21st September till the date of payment. लिखा है तो ऊपर लिखो, लिखने का जरूरत नहीं एग्जाम्पल। लिख लो लिख लो, बोल दिया तो लिख लो। At the rate of 18% per annum। इंटरेस्ट किस पर कैलकुलेट करेंगे? आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर। ऑब्वियस सा बात है ना। यानी जितना अमाउंट का जीएसटी आपको पे करना था आपने पे नहीं किया ड्यू डेट के भीतर, तो इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम चार्ज होगा टिल द डेट ऑफ पेमेंट। अच्छा, पेमेंट करते टाइम हम लोग हमेशा इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करते हैं। तो आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी करके जो अमाउंट आ रहा है, उतना अमाउंट का जीएसटी हमें पे करना है ड्यू डेट के भीतर। नहीं किया तो उस अमाउंट पर इंटरेस्ट चार्ज होगा। क्लियर?
डन। तो इसी के साथ यूनिट 10 पेमेंट ऑफ जीएसटी भी कंप्लीट होता है। तो वी हैव डिस्कस्ड टू स्मॉल यूनिट्स ऑफ जीएसटी, यूनिट 9 इनवॉइस, यूनिट 10 पेमेंट ऑफ जीएसटी। आई सपोज सबको क्लियर है आज का डिस्कशन? क्लियर है, समझ में आया? अच्छा, किसी को कोई भी डाउट है, दे विल स्टे बैक, रेस्ट में चूज टू लिव। तो आज के लिए गाइस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड बाय, टेक केयर।